हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं पार्टनरशिप का एक लैंडमार्क केस जिसका नाम है हैमलिन वर्सेस होस्टन एंड कंपनी। 1903 का ये केस है और ये केस लो बेस्ड है सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 26 क्या कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कि लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ ए पार्टनर, कि फर्म की क्या लाइबिलिटी बनती है अगर कोई पार्टनर जो है फर्म का वो कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देता है। तो इस सेक्शन को एक बार डिटेल में समझेंगे तभी जाकर के इस केस को हम समझ पाएंगे। whereby the wrongful act or omission of a partner acting in the ordinary course of business of a firm or with the authority of his partners, loss or injury is caused to any third party or any penalty is incurred, the firm is liable therefore to the same extent as the partner। इसको मैं सिंप्लीफाई करके समझाना चाहूंगा, इसको दो भाग में तोड़ लीजिए आप। पहली चीज तो क्या है कि जो पार्टनर है वो काम जो कर रहा है उसके पास एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड अथॉरिटी होनी चाहिए उस काम को करने की। और दूसरी चीज क्या है, वो काम जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। जिस बिजनेस में अंगेज है वो फर्म, उसी के रिगार्डिंग वो काम करना चाहिए। अगर फिर किसी थर्ड पार्टी को कोई लॉस हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है तो खाली पार्टनर ही नहीं, पूरी की पूरी फर्म क्या होगी, लाइबल होगी उसको कंपनसेट करने के लिए थर्ड पार्टी को। अब इस केस के फैक्ट को देखते हैं एक बार। इस केस में होता क्या है, होस्टन और एक मिस्टर स्ट्रॉन्ग दो पार्टनर्स होते हैं। इनका बिजनेस क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का, ये ग्रेन्स बेचते हैं। जैसे व्हीट ग्रेन हो गया, डिफरेंट तरीके के ग्रेन्स जो होते हैं वो बेचते हैं। किन को बेचते हैं? जो बीवरेज बनाने वाली कंपनियां हैं उनको, या फिर जो ग्रेन बायर्स हैं उनको बेचते हैं। अब जो मिस्टर स्ट्रॉन्ग है वो स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये होता है कि वो एक्टिवली कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और सारी की सारी अथॉरिटी जो थी वो किसके पास थी? होस्टन के पास थी। अब होस्टन का काम ये रहता है, उनको सारी जानकारी इकट्ठा करनी होती है कि कौन बायर खरीदने वाला है या फिर कहाँ पे बिडिंग होने वाली है। इन सब चीजों के रिगार्डिंग उसको सारी की सारी क्या करनी पड़ती है? इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। अब इसी दौरान उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए मिस्टर होस्टन क्या करते हैं, एक जो उनकी कॉम्पिटिंग फर्म होती है उसके क्लर्क को ब्राइब दे देते हैं और वहां से सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, कॉन्टेक्ट्स लेते हैं डिफरेंट बायर्स के, और जो बिडिंग्स होती हैं जहां पर, उन सब की जानकारी वो वहां से ब्राइब करके क्लर्क को ले लेते हैं कंपीटिंग फर्म से। अब इससे होता क्या है, जो कंपीटिंग फर्म थी वो केस फाइल कर देते हैं इनके अगेंस्ट में, मिस्टर होस्टन के अगेंस्ट में, और कहते हैं कि पूरी की पूरी फर्म जो है वो लाइबल रहेगी इस चीज के लिए कि इन्होंने इंड्यूस किया है मेरे क्लर्क को कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट मेरी फर्म के साथ में ब्रीच कर दे। तो यहाँ पे ये केस फाइल कर देते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। अब इस केस में लीगल इशू क्या अराइज होता है, वेदर द एक्शन ऑफ होस्टन वाज विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द फर्म लाइबल। अब क्या जो एक्शन था होस्टन का वो सफिशिएंट है कि नहीं फर्म को लाइबल ठहराने के लिए, या फिर इंडिविजुअली मिस्टर होस्टन ही उसके लिए अपने एक्ट के लिए लाइबल रहेंगे। ये इस केस का लीगल इशू था। अब कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। कोर्ट इसमें डिसीजन देते समय एक केस का रेफरेंस लेते हैं। केस का नाम था बारविक वर्सेस इंग्लिश जॉइंट स्टॉक बैंक, 1867 का एक केस है। इस केस में हुआ क्या था, एजेंट और जो प्रिंसिपल का रिलेशन होता है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी, और इसमें एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया, बोर्ड रिस्क प्रिंसिपल। Board risk principle says that if the principal get benefited by the act done by agent which is beyond the scope of agent's authority or illegal, the principal will also be held liable for that। बोर्ड रिस्क प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोर्ट क्या कहना चाहता है कि जो प्रिंसिपल होता है जब वो किसी भी पर्सन को एज ए एजेंट अपनी पावर डेलीगेट्स करता है तो उस पर्सन को जानता है कि ये इस काम को अच्छे से कर सकता है, और अगर वो पर्सन जो एजेंट है वो अपनी डेलीगेटेड अथॉरिटी से एक्सीड करके कोई काम करता है जो उसको सौंपा गया है और उससे बेनिफिट होता है अगर प्रिंसिपल को, अगर वो रॉन्गफुल एक्ट है तो प्रिंसिपल भी उसके लिए क्या किया जाएगा? लायबल ठहराया जाएगा। फाइनली इसमें कोर्ट क्या डिसाइड करता है, होस्टन was authorized to obtain information as to the contracts and tenders made by competing firm by the legitimate means, but he get the information by illegitimate means, even though it being within the scope of his authority to procure the information, it is immaterial for the purpose whether the act
which he committed in order to procure it were fraudulent or even criminal or not, his partner is responsible for those acts. कोर्ट क्या कहना चाहता है कि जो होस्टन था उनके पास में पूरी डेलीगेट अथॉरिटी थी कि वो इंफॉर्मेशन गैदर करनी उन्होंने लेजिटिमेट मीन्स से, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और इलेजिटिमेट मीन्स से जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर की। बट ये क्या करता है, सेक्शन 26 के जो प्रोविजन है उसकी कंडीशंस को फुलफिल कर देता है कि पहली चीज तो उसमें क्या थी, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो फर्म के एक्ट करेगा पार्टनर, और दूसरी चीज क्या, उससे फर्म का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो जो बोर्ड रिस्क प्रिंसिपल है वो भी फुलफिल हो जा रहा है और जो सेक्शन 26 के कंडीशंस है वो भी फुलफिल हो जा रहे हैं। तो इस वजह से जो पूरी की पूरी फर्म है उसको लायबल ठहराया गया, ना कि खाली होस्टन को। मेनली जो केस है वो सेक्शन 26 पे बेस्ड है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी। आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।